नमस्कार दोस्तों, कॉन्सेप्ट प्लस एकेडमी के ई लर्निंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में अपन बात करेंगे ग्लोबल वार्मिंग या विश्व उष्णन, दो महत्वपूर्ण टॉपिक ग्रीन हाउस इफेक्ट और ओजोन डिप्लेशन या ओजोन अवक्षय के बारे में अगर आप अच्छी तरीके से पहले पढ़ चुके हैं तो ग्लोबल वार्मिंग केवल आपको रीडिंग मारना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इसको भी मैंने अलग से इसलिए पढ़ाया है, ये कॉन्सेप्ट अलग अलग है बस। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स ओजोन लेयर को डिफ्लेट करती है और उसको नुकसान पहुंचाती है, और यूवी रेज के द्वारा इन दोनों प्रोसेस से ही पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि होती है। और ये जो ग्रोथ या वृद्धि है, इसी को ही क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। दोस्तों, मेरे को ग्लोबल वार्मिंग अलग से बताने के पीछे रीज़न ये है कि ये भी ग्लोबल वार्मिंग के ज़िम्मेदार है और ये भी ग्लोबल वार्मिंग के लिए ज़िम्मेदार है। लेकिन याद रखें, क्लोरोफ्लोरोकार्बन पृथ्वी के वातावरण का तापमान बढ़ा रहा है, लेकिन उसका कारण ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाकर फिर है, ना कि ग्रीन हाउस इफेक्ट है। ग्रीन हाउस गैसेस में आप यही याद रखें, कई बुक्स में ओजोन को भी बोल रखा है। याद रखें, ओजोन तो खुद यूवी रेज को प्रोटेक्ट करती है, लेकिन अगर नीचे एनवायरनमेंट में ये रहती है तो कई बार एनर्जी अब्जॉर्ब कर लेती है और नीचे रहने के चांसेज है भी नहीं। तो आप ये याद रखें, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ये ओजोन लेयर डिप्लेशन है, और दोनों की वजह से पृथ्वी का तापमान लगातार धीरे धीरे बढ़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग में अगर आप योगदान देखें तो CO2 का 60%, मीथेन 20%, क्लोरोफ्लोरोकार्बन 14% और नाइट्रस ऑक्साइड 6%। विश्व उष्णन या ग्लोबल वार्मिंग अगर हुआ तो क्या प्रभाव होंगे? समुद्रों का जल स्तर बढ़ेगा, क्योंकि ध्रुवों की बर्फ पिघलेगी तापमान बढ़ने के कारण। इसकी वजह से जलवायु परिवर्तन होगा, जंतु और पादपों के जीवन चक्र पर प्रभाव पड़ेगा, समुद्र का जल और गर्म हो जाएगा, और अगर ध्रुवों पर रही बर्फ पिघलने लगी, समुद्रों का जल स्तर लगातार बढ़ता रहा, तो समुद्र के आसपास वाले इलाके धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे, या पूरी पृथ्वी ही धीरे धीरे जलमग्न हो जाएगी। इसलिए हमें ग्लोबल वार्मिंग के जो प्रभाव है या जिन भी कारणों से ग्रीन हाउस इफेक्ट और ओजोन लेयर डिप्लेशन को कम से कम करना है, ताकि पृथ्वी का औसत तापमान नियमित रूप से या सही तरीके से बना रहे। तो दोनों कॉन्सेप्ट से ही ग्लोबल वार्मिंग कनेक्टेड है, और इसके प्रभाव क्या क्या है इसके बारे में मैंने आपको बताया, और कौन सी गैस की वजह से कितना ग्लोबल वार्मिंग होता है। दोस्तों, एक बार मैं आपको फिर क्लियर कर दूं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए नहीं। ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? CO2, क्योंकि सबसे ज़्यादा वही करती है। फिर मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और बादलों द्वारा होता है, वो मैंने आपको उस वीडियो में पूरा क्लियर कर ही दिया था। तो ये है ग्लोबल वार्मिंग, और ग्लोबल वार्मिंग से क्या इफ़ेक्ट आएंगे इसके बारे में जानकारी। ग्लोबल वार्मिंग के क्या क्या प्रभाव है इस बारे में अपन ने बात कर ली थी। दोस्तों, हाउ टू प्रिवेंट एंड स्टॉप ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग विश्व उष्णता को कैसे कम किया जा सकता है? सिंपल बातें हैं, अधिक से अधिक पेड़ लगाकर, अपशिष्ट पदार्थों को कम करके, क्योंकि अपशिष्ट पदार्थ के द्वारा ही मीथेन गैस का निर्माण होती है, जो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार है। ग्रीन हाउस गैसेस को कम किया जाए, ऊर्जा दक्ष मशीनों का इस्तेमाल किया जाए, उसके बाद वाहनों की ईंधन क्षमता को बढ़ाकर माइलेज अच्छा दे, ज़्यादा दूरी चले और कम ईंधन खर्च हो, इस तरीके के वाहन बनाए जाएं, तो कम से कम प्रदूषण गैसें निकलेगी, और ग्रीन हाउस गैसों का स्तर कम होगा तो ग्लोबल वार्मिंग भी क्या होगी, कम होगी। दोस्तों, जैसे पहले बल्ब का 100 वाट का बल्ब जलाया जाता था, उसकी वजह से जो गर्मी उत्पन्न होती थी, अब उसकी जगह उसका रिप्लेसमेंट CFL है ना, अगर उसको जलाया जाएगा CFL को, तो बल्ब के द्वारा जो हीट उत्पन्न होती थी उससे कम हीट उत्पन्न होती है। तो इस तरीके की चीज़ों का इस्तेमाल करके ग्लोबल वार्मिंग से बचा जा सकता है। बस एक सबसे बढ़िया उपाय यही है, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जाएं। दोस्तों, पूरे विश्व में ये समस्या है, और सभी देशों को धीरे धीरे इस बारे में उनकी
अकल भी काम कर रही है कि यार अब तो कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। एक वर्ड मैं आपको बताता हूँ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत पोषणीय विकास। इस वर्ड का मतलब है कि हम आने वाली पीढ़ियों के बारे में भी सोचें कि उनको कैसा एनवायरनमेंट, कैसा क्लाइमेट, किस प्रकार की जलवायु, क्या आज के 100 साल पहले जो जलवायु थी, अपन यही सोचते हैं कि पहले के लोग कितने बढ़िया रहते थे, क्या क्लाइमेट था, कैसा मौसम था, अब धीरे धीरे बदलता जा रहा है। तो क्या आने वाले लोगों को अपन रख पाएंगे, सही रख पाएँ? इसीलिए बहुत सारे देश आपस में मिलकर समझौते कर रहे हैं कि कैसे न कैसे करके ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के जो ये हानिकारक प्रभाव हैं इनको कम किए जाएं। इसके लिए पहला प्रयास 1992 में UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, रियो डी जेनेरो में ये मीटिंग हुई। सभी देशों को बुलाया गया, उनको बोला गया कि ग्रीन हाउस इफेक्ट, जलवायु परिवर्तन, पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि, इसके लिए जो भी कारक हैं उनको कम किए जाए। इससे रिलेटेड पहली बैठक यूनाइटेड नेशन और उससे रिलेटेड जो देश थे उस बैठक को नाम दिया गया क्योटो प्रोटोकॉल। 11 दिसंबर 1997 में क्योटो जापान में स्थित एक जगह है और इसमें क्या किया गया फैसला, रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस, कि 1990 में ग्रीन हाउस गैस का जो लेवल था अब उस लेवल को 5% तक कम किया जाना चाहिए ताकि ग्लोबल वार्मिंग का खतरा कम हो। और ये वाला जो प्रोटोकॉल है वो 16 दिसंबर 2005 से इफेक्टिव रूप से काम करने लग गया। उसके बाद इसी से रिलेटेड एक और समझौता हुआ, पेरिस समझौता, जिसमें 192 देशों ने साइन किए और 4 नवंबर 2016 को ये अंतर्राष्ट्रीय कानून बन गया कि सभी देशों को जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड जो भी हानिकारक प्रभाव है, ग्रीन हाउस गैसों को कम करना, ओजोन परत के नुकसान को कम करना, ज़्यादा से ज़्यादा पर्यावरण को अच्छा करना, पेड़ पौधे लगाना, अपशिष्ट पदार्थों का सही तरीके से नियमन करना, इन सारी बातों से संबंधित जो अंतर्राष्ट्रीय चीज़ें हैं उनमें आपको रियो डी जेनेरो में 1992 में, उसके बाद क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस समझौता, बाकी ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है ये मैंने आपको बता ही दिया, ग्रीन हाउस इफेक्ट और ओजोन परत की डिप्लेशन की वजह से पृथ्वी का औसत तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है और इसी प्रभाव को ग्रीन हाउस इफेक्ट या इसी प्रभाव को ही ग्लोबल वार्मिंग या विश्व उष्णन कहेंगे। तो बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखें और बिल्कुल क्लियरिटी के साथ आप चीज़ों को समझते जाइए। कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है, किसी भी लेवल का हो दोस्तों। और एक और बात, आपको समझने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। आपको ऐसा नहीं कि सर ये तो ज़्यादा डीप में हो गया, ऐसी कोई समस्या नहीं है। बिल्कुल क्लियरिटी के साथ आप वीडियो देखें, साथ के साथ नोट्स बनाते जाएं, इन्हीं चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ ले दोस्तों। एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और ये मेरे कहने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद लगना चाहिए कि सफिशिएंट अमाउंट में अपने पास कंटेंट है। चीज़ों को आप बड़े ध्यान से पढ़ें, अच्छे से पढ़ाई करें। थैंक यू, धन्यवाद।